साईं राम। कैसे मेरे सभी साथियों। देखिए, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो बेसलाइन टेस्ट बच्चों के लिए जा रहे हैं 9 से 12 तक, तो आज आप लोगों के लिए सॉल्यूशन में 11th क्लास बायोलॉजी विषय कर लेकर आया हूं। यदि आपको पसंद आए तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें। और आप विशेष तौर पर देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस लोक शिक्षण संचालय द्वारा रखे गए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने आपको पूर्व की वीडियो में ही बता रखा है। यदि आप लोगों ने वह वीडियो देखी होंगी तो मैं ये दावा करता हूँ निश्चित तौर पर आपके 40 में से 40 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हुए होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, घेंगा रोग किस ग्रंथि से संबंधित रोग है? अब सोच ली, गॉइटर डिसीज किस ग्लैंड्स के कारण होता है, किस ग्लैंड से रिलेटेड है गॉइटर डिसीज? तो आपको इसमें एक ग्लैंड्स दी गई होगी, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही जवाब है। मैं समझता हूं आप लोग बिल्कुल सही कर कर आए होंगे। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शंस में से आपको तीन ऐसे दिए होंगे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती हैं, लेकिन एक गैस ऐसी दी होगी जो कि मुख्य रूप से नहीं होती है। तो पढ़ते हैं, मीथेन ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होती है। यानी अमोनिया इसमें जो दिया है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो अमोनिया आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जनन का वह प्रकार जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एक पेरेंट्स करने वाले को एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन कहा जाता है, जबकि टू पेरेंट्स कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तब इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल। अगला, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया नामक रोग का वाहक है? मलेरिया को कैरियर करने वाला कौन होता है? मलेरिया डिसीज पैदा किससे होता है? प्लाज्मोडियम को। इस प्लाज्मोडियम को एक से दूसरे में ले जाने का कार्य कौन करता है? एक से दूसरे में ले जाने का कार्य कौन करता है, यानी कैरियर का कार्य कौन करता है, वाहक का कार्य कौन करता है? तो आपको पता होगा, फीमेल एनाफ्लीज होता है मॉस्किटो। कौन सा होता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, यानी मादा जो मच्छर होता है, जो आपके बी नंबर पर दिया हुआ है मच्छर, वह आंसर बिल्कुल सही है। तो संकटपन जातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, एंडेंजर्ड यानी जो खतरे के निशान पर हैं, विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ खतरे के निशान पर हैं, तो वह मुख्य रूप से किस बुक में उनका अध्ययन किया जाता है, किस बुक में मुख्य रूप से उनको रखा जाता है? तो आपके ऑप्शंस में दिया होगा रेड डाटा बुक। कौन सा दिया है? रेड डाटा बुक है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए अच्छे ढंग से। बहुत आगामी होने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर आने वाला ये क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीसीज को शामिल किया गया है। किसकी उपस्थिति के कारण एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो सोच लीजिए कि पादप कोशिका प्लांट सेल एनिमल सेल से किस प्रकार से भिन्न होती है। तो सबसे पहले तो आप सेल वाल की उपस्थिति बता सकते हैं, सेल वाल की उपस्थिति बता सकती हैं। वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं प्लांट सेल में। क्या प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं? तो ये, और प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल कंडीशन में स्थित होता है, यानी पर्दी वाले भाग में स्थित होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये विभिन्न सारे मुख्य रूप से जो हैं, जो एनिमल सेल से इनको भिन्न करने का कार्य करते हैं। उन चार में से कोई ना कोई एक दिया होगा, तो मैं देखता हूं कौन सा दिया हुआ है आपका। इसमें दिया सेल वाल यानी कोशिका भित्ति के कारण। सेल वाल कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। क्लोनिंग द्वारा निर्मित संसार के पहले जीव का क्या नाम है? यानी क्लोनिंग के फलस्वरूप जो जीव प्राप्त होता है वह हूब के हूब वही का वही प्राप्त होता है। तो ऐसा जीव सबसे पहले इस पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने कौन सा बनाया था? ध्यान करें, सीप मैंने बताई थी, डोली सीप, डोली नामक एक भीड़ थी, वह मुख्य रूप से क्लोनिंग के द्वारा सबसे पहले बनाया गया ऑर्गेनिज्म होता है। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, यानी कुछ एनिमल्स जो, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो सीधे बेबी को पैदा करते हैं, सीधे एक शिशु को पैदा करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? आपको पता होगा, अंडे पैदा करने वाले को ओवी पेरस कहते हैं, बच्चे पैदा करने वाले को विवी पेरस कहते हैं,
बच्चे पैदा करने वाले को क्या कहते हैं, बेबी पेरस कहते हैं, और जो अंडे और बच्चा पैदा करते हैं उनको ओवो विवी पेरस कहा जाता है। तो यहाँ बच्चे पैदा करने वाले पूछा गया तो विवी पेरस कहलाते, जरायुज क्या कहलाते, जरायुज के नाम से उनको जाना, जरायुज अंड प्रजक के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, नहीं जरायुज अंड नहीं, जरायुज विवी पेरस के नाम से उनको जाना जाता है। निम्न में से किन जीवों में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। बाह्य निषेचन की प्रक्रिया को अब आपको समझना चाहिए क्या होती है, यानी ऐसे मेल और फीमेल, फीमेल अपने ओवा को पानी में रिलीज कर दे, मेल अपने स्पर्म को भी पानी में रिलीज कर दे, और ये वहां जाकर आपस में मिलें, तो इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। आपको पता है बच्चों। तो इस प्रकार का निषेचन किसमें देखने को मिलता है, किसमें, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में, उभयचर में देखने को मिलता है। सोचिए इसमें कहीं ना कहीं जब आंसर दिया होगा गाय, कुत्ता, मेढक, मनुष्य, कई एनिमल है, लेकिन इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ एम्फीबियंस यानी मेढक में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से केंद्रक से संबंधित रचना है, केंद्रक से संबंधित रचना कौन सी होती है, मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड, इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड कौन सी स्ट्रक्चर होती है। देखिए न्यूक्लियर के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। केंद्रिका यानी न्यूक्लियस के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं यानी केंद्रिका कहा जाता है। धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिनको क्रोमेटिड, क्रोम और मतलब या गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए केंद्रक आवरण, केंद्रिका, केंद्रीय गुणसूत्र, उपरोक्त सभी, यानी इसका जो जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, यानी उपरोक्त सभी होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। जिन पैरेन्काइमा में वायवीय अवकाश पाए जाते हैं, यानी कि पैरेन्काइमा जो टिश्यू रहता है उसमें जो वायवीय अवकाश पाए जाते हैं वो क्या होते हैं। देखिए छोटे छोटे जो यदि एयर स्पेस पाए जाते हैं, वायु अवकाश मतलब ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू जिसमें एयर स्पेस पाए जाते हो, एयर स्पेस पाए जाते हैं, उसको क्या, कौन सा ऊतक नाम कहा गया, कौन सा टिश्यू कहा गया। तो सुनिए कि जो छोटे छोटे पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में स्पेस पाए जाते हैं उनको स्पंजी पैरेन्काइमा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, स्पंजी पैरेन्काइमा कहा जाता है। अब यदि यही स्पेस छोटे की जगह बड़े बड़े होते हों, कैसे होते हों, बड़े बड़े स्पेस होते हो, तो वहां इनको एरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से दो में से कोई एक ना जवाब आपके दिया होगा, वही आपका जवाब बिल्कुल 100% सही है। देखते हैं क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। भाई इसमें से एक भी जवाब सही नहीं, क्योंकि इस पर छोटे स्पेस को मान रहे हैं तो स्पंजी पेरेनकाइमा कहा जाता है, बड़े स्पेस को मान रहे हैं तो आपके एरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है, और आपको ऑप्शन में एरेनकाइमा ही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन एक पेशी ऊतक का प्रकार नहीं है। चार दिए होंगे जिसमें एक मसल्स टिश्यू का टाइप नहीं है, एक मसल्स टिश्यू का टाइप नहीं है। मसल्स टिश्यू स्टिफ मसल्स, अनस्टिफ मसल्स और कार्डियक मसल्स होती है, यानी रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, ये तीनों होती हैं, चौथी कोई होती नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा भाग दिया हुआ है, रेखित, अरेखित, हृदय, उपकला। तो उपकला जो है वह पेशी ऊतक का प्रकार नहीं है, यह एक अलग से, उपकला मतलब एपिथीलियम, उपकला का मतलब क्या, एपिथीलियम, यह अलग से ही प्रकार होता है। जंतु जगत के वर्गीकरण की उच्चतम इकाई, यानी कि एनिमल में क्लासिफिकेशन की हायर कैटेगरीज कौन सी है। तो आप ध्यान कर लीजिए, एनिमल में यदि कॉर्डेटा है तो कॉर्डेटा को मानेंगे, मतलब सॉरी एनिमेलिया है तो जगत एनिमेलिया होता है, दूसरे नंबर पर फाइलम आता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक दिया होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं संघ, वर्ग, गण, कुल। तो इसमें आपका संघ यानी फाइलम दिया हुआ है, तो यही आपको जवाब लगाना है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन है। तो सुनिए, यूग्लिना, हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम। तो भाई यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल है। हाइड्रा जो है वह मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल होता है। अगला, तारा मछली किस संघ का प्राणी है, यानी स्टारफिश किस फाइलम का अंतर्गत आता है, स्टारफिश किस फाइलम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में एक दिया होगा इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन में क्या दिया होगा, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा ही सही जवाब है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक होता है, यानी इन्फेक्टियस डिसीज कौन सी है। जो दी गई है उनमें से इन्फेक्टियस डिसीज कौन सी है, मतलब एक से दूसरे में फैलती है। कैंसर नहीं है, बीपी यानी उच्च रक्तदाब नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, ओबेसिटी भी नहीं है, एड्स
एड्स जो है वह संक्रामक बीमारी है, यानी इन्फेक्टियस डिसीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती है। किस कोशिका अंगक को आत्मघाती थैली कहा जाता है? सुसाइड ऑफ बैग। क्या सुसाइड ऑफ बैग के नाम से किस कोशिका के सेल ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है? तो आप ध्यान करें, लाइसोसोम। लाइसोसोम दिया होगा जिसको सुसाइड ऑफ बैग के नाम से जाना जाता है। क्लियर? देखिए पहले नंबर पे लाइसोसोम दिया हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिका से कितनी नई संतति कोशिकाएं बनती है? तो सुन लीजिए, माइटोसिस डिवीजन में 1 से 2 बनती हैं, और यानी समसूत्री में, और अर्धसूत्री यानी मियोसिस डिवीजन में 1 से 4 सेल बनती हैं। 1 से 4 सेल का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन में होता है। निम्नलिखित में से किसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है? अस्पष्ट केंद्रक का मतलब केंद्रक वेल डेवलप ना होना। अस्पष्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? केंद्रक का वेल डेवलप ना होना। तो किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो आपको पता है, चाहे यूकैरियोटिक हो सभी, उसमें मुख्य रूप से केंद्रक कैसा होता है? वेल डेवलप होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंसिपिएंट केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक के चारों ओर लेयर जो होती है, केंद्रक झिल्ली जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, वह नहीं पाई जाती। तो देख लीजिए बैक्टीरिया वगैरह दिया होगा, हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, तो वही दिया है जीवाणु। जीवाणु में अस्पष्ट केंद्रक होता है, यानी केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो बैक्टीरिया। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंट में होने वाले रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है बच्चों बेटा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ, जिसमें 20 में से 20 नंबर आप लोग निश्चित तौर पर लेकर आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि आप यदि निश्चित तौर पर आएंगे, यदि आप मेरी वीडियो का सतत अध्ययन कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव वीडियो दी है, उनको आप लगाइए, और दावा मैं ये कह रहा हूं कि 100% 100 to 100 क्वेश्चन सही जाएंगे। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है? देख लीजिए, 2 कंडीशन आती हैं इसमें, ना तो मानव दिया है, ना कोई जंतु का नाम दिया। मानव में यदि पूछते हैं तो आपको छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन फूड का हो जाता है। लेकिन काऊ, बफेलो यानी हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं, शाकाहारी जंतु जो होते हैं, उनमें बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले भाग में मुख्य रूप से होता है। बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में होता है डाइजेशन कंप्लीट। क्योंकि आपके 11th में सिलेबस में ह्यूमन है, इस वजह से यहां आपको स्मॉल इंटेस्टाइन सही जवाब लगाना पड़ेगा। स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मुख्य रूप से क्या क्या आवश्यकता होती? पानी की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो उपरोक्त सभी जवाब जो है वह बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। मानव के शरीर में फुफ्फुसी धमनी का कार्य क्या होता है? यानी कि पल्मोनरी आर्टरी का कार्य क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या होता है बच्चों? सोच लीजिए, सोच लीजिए। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में ले जाने का कार्य करती है। राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ले जाने का कार्य मुख्य रूप से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किया जाता है, फुफ्फुसी आर्टरी के द्वारा। तो ये है जवाब, उसमें कोई ना कोई जवाब दिया होगा। अशुद्ध रक्त का परिवहन सीधे सीधे लगा दीजिए, इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। मनुष्य का हृदय बना होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है वह कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर का होता है। अब ऊपर की साइड में 2 ऑरिकल होते हैं, निचले की साइड में 2 वेंट्रिकल होते हैं, यानी राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे की साइड में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पाया जाता है। तो 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं। मानव में प्रतिवर्ती क्रिया हेतु उत्तरदायी, मानव ह्यूमन में रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? ह्यूमन में रिफ्लेक्स एक्शन के लिए सीधे सीधे आपके मतलब ये कहा जाए स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो स्ट्रक्चर होती है वह मुख्य रूप से आपके रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड होती हैं। एक सीधी रेखा में गमन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? साइकिल चला रहे हैं तो सीधे जा रहे हैं,
पेंसिल डॉट चला रहे लिख रहे हैं तो सीधे लिख रहे हैं। तो सीधे के लिए कंट्रोल कौन करता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क फोर ब्रेन मतलब ये कहा, मतलब अनुमस्तिष्क के नाम से इसको जाना जाता है। यह अनुमस्तिष्क ही जो सीधी रेखा में चलने के लिए मुख्य रूप से अपने को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। पहले नंबर पर दिया हुआ जवाब है मनुष्य में पुरुषों में बनने वाला हार्मोन। मनुष्य में पुरुषों में बनने वाला हार्मोन, पुरुषत्व हार्मोन जिसको कहा जाता है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा बच्चों होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 3 दिए होंगे जंतु हार्मोन और 1 दिया होगा पादप हार्मोन, तो देख लेते हैं बच्चों। बेसोप्रेसिन, एड्रीनलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन। तो बच्चों तीसरे नंबर पर दिया हुआ है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वह प्लांट हार्मोन होता है, पादप हार्मोन होता है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पॉलिन सेक। पॉलिन सेक में क्या पाए जाते हैं? व्हाट इज ऑक्यूर इन पॉलिन सेक? पॉलिन सेक में क्या पाए जाते हैं बच्चों? परागकण, पॉलिन ग्रेन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं बेटा इसमें। तो क्लियर? नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन की क्रिया को क्या कहते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शंस में 1 दिया होगा फर्टिलाइजेशन, वही आपको टिक करना है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से सोच लीजिए कहाँ हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। इसमें दिया जल, स्थल, वायु, उपरोक्त सभी, तो गलत है। उपरोक्त सभी नहीं लगा के आओगे। जल में मुख्य रूप से सबसे पहले वायरस के रूप में जीवन की उत्पत्ति को माना गया है। ये विषय ध्यान रखना। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण, तो समजात अंगों को देख लीजिए जिसमें कार्य समान ना होते हों लेकिन संरचना समान होती है, उसको समजात अंग होते हैं। ऐसे जिनके कार्य समान होते हैं और संरचना भिन्न होती है वो समवर्ती अंग होते हैं, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस का मतलब समजात होता है और एनालोगस का मतलब समवर्तीता होता है। आपके क्वेश्चन में होमोलोगस पूछा गया है। तो होमोलोगस में देख लीजिए स्ट्रक्चर समान आपको बतानी है। तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बिल्कुल सही। हमारे हाथ जो होते हैं कुत्ते के अग्रपाद यानी ह्यूमन हैंड्स एंड डॉग फिट जो होते वह मुख्य रूप से संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य इनके भिन्न होते हैं। कार्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जबकि हमारे दांत, हाथी के दांत, ये भी उपरोक्त सभी, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, इनकी स्ट्रक्चर बच्चों बिल्कुल भिन्न होती है। तो पहला नंबर का जो आपका है जवाब वह बिल्कुल सही है। पहले नंबर का जवाब बिल्कुल सही है, यानी हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। क्लियर? मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बच्चों ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मनुष्य के सेल्स में कितनी संख्या होती है क्रोमोसोम की? 46 यानी 23 पेयर के रूप में पाए जाते हैं। मेंडल ने वंशागति के कितने नियम दिए थे? मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र विवरण का नियम दिया था, और स्वतंत्र विवरण का नियम दिया था कि नहीं दिया था? प्रभाविता का नियम दिया था कि नहीं दिया था? तो और आपका एक नियम मतलब स्वतंत्र विवरण और प्रभाविता का नियम, और एक पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम? पृथक्करण का नियम दिया गया था। तो 3 नियम मुख्य रूप से इनके द्वारा दिए गए थे। तो देख लीजिए 3 ऑप्शंस। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किस वायुमंडलीय घटना के कारण है? जो जो स्टार ट्विंकल होते हैं ना स्टार, तो वो किस कारण से होते हैं? जो अपवर्तन के कारण होता है। वह किसके कारण होता है बच्चों? अपवर्तन की घटना के कारण होता है, यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण होता है। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण, यानी जो ओजोन लेयर होती है वह डिप्लीट्स हो जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं, पोर हो जाती है, पोरस हो जाती है, तो वह किस कारण से होता है? वह मुख्य रूप से देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल CFC पहले नंबर पर दिया, फिर दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। तो विशेष ध्यान आपको देना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही आपको राइट आंसर लगाना है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी, अम्लीय वर्षा यानी कि सीधी सीधे एसिड रेन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मीथेन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पर जो दिया है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वह एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है, जो ओजोन लेयर होती है
15 मील ऊपर होती है पृथ्वी से, उसका अधिकांश भाग किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में, समताप मंडल में मुख्य रूप से पाया जाता है। जल प्रदूषण का परिणाम यानी कि वाटर पॉल्यूशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो देखिए, जल के अपव्यय, कीटनाशकों का प्रयोग, अजैव निम्नीकरणियों का प्रयोग, सभी के सभी, यानी कि जल को आप लोग गंदा कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, बरसात के द्वारा मिट्टी बहकर जाती है तो वो जल में जाती है, तो उसके कारण भी होता है। और जो इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग जो केमिकल वगैरह होते हैं या पानी में करते हैं, जिनका मुख्य रूप से अजैवीकरण निम्नीकरण द्वारा से नहीं हो सकता, तो वह भी तो उपरोक्त सभी मुख्य रूप से आपको लगाकर आना है। कार्बन मोनो वायु प्रदूषण के मुख्य घटक, अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के मुख्य घटक। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरी समझ से उपरोक्त सभी आप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? चौथे नंबर पर उपरोक्त सभी दिया, तो ऑल द एबव। एयर पॉल्यूशन के सोर्स क्या हैं? एयर पॉल्यूशन की सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पूरा एक ऑप्शन है। तो ये हैं जो कि मुख्य रूप से किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? एयर पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ऑल ऑफ द एबव इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो बच्चों, यदि मैं समझता हूं कि मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित है 40 में से 40 क्वेश्चंस आपके सही गए होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि वीडियो को देखिए, पसंद आए तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करते चलिए। ओके, ठीक है।